इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट का हमेशा से एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा सोल्जर ने न केवल सर्व किया बल्कि कई महत्वपूर्ण युद्ध जीतने में भी मदद की। आज़ादी के बाद से इंडियन आर्मी में गोरखा सोल्जर्स की संख्या हर साल लगातार बढ़ती रही और इसका नतीजा ये कि आज इंडियन आर्मी में कुल 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें कुल 39 बटालियंस हैं। इसके साथ साथ गोरखा राष्ट्रीय राइफल के भी कई सारे बटालियंस अटैच्ड हैं उसके साथ। पहले फील्ड मार्शल सैम मनिकशा, जिन्हें प्यार से हम सैम बहादुर, सैम द ब्रेव कहा जाता था, जो कि एक गोरखा थे। पर अब बीते 3 सालों से इंडियन आर्मी में एक भी गोरखा की भर्ती नहीं हुई। ऐसा क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और इसके सोल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे। हर किसी के पास हेरिटेज होती है, विशिष्ट रूप से जो उसकी होती है, उसका अपना लेगेसी, उसका अपना इतिहास होता है, जो रेशियल, नेशनल, फैमिली और इंडिविजुअल ट्रेडिशन पे बंधी हुई होती है, उसी पे बेस्ड होती है। ऐसे ही गोरखास के साथ भी है। 1815 से भारतीय सेना का हिस्सा है। गोरखा रेजिमेंट का इतिहास कितना अंतर्निहित है, जो कि 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अस्तित्व में आया था। और उस समय यह इतिहास इंडियन आर्मी और इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है भारत नेपाल का रिश्ता बेटी और रोटी का रिश्ता है, पर अब इस रिश्ते में कुछ खटास आई है। दरअसल पिछले 3 सालों से इंडियन आर्मी में किसी गोरखा की भर्ती नहीं हुई। अगस्त 2022 में नेपाल सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना की 43 बटालियन की मजबूत गोरखा रेजिमेंट के नेपाली गोरखाओं की भर्ती को यह दावा करते हुए रोक दिया कि इन दोनों देशों और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच हस्ताक्षरित 1947 त्रिपक्षीय समझौता का कहीं न कहीं अग्निपथ योजना के माध्यम से उल्लंघन किया गया है। इस समझौते के अनुसार जो नेपाली गोरखा की भर्ती इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में होगी, उन्हें मर्सिनरी, दैट मीन किराए के तौर पे नहीं बल्कि एक नेटिव सोल्जर की तरह उन्हें समझा जाएगा। दूसरा, उनका वेतन पक्ष नेटिव सोल्जर्स के समान ही होना चाहिए। अंत में उनकी भर्ती से नेपाल की सुरक्षा और संप्रभुता पे भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई संकट नहीं होना चाहिए। 1947 से इस समझौते के अनुसार इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी अपने अंडर गोरखा सोल्जर्स की भर्ती करने लगे। जहां एक और इंडियन आर्मी ने गोरखा सोल्जर की संख्या बढ़ाने लगी, वहीं ब्रिटिश आर्मी में संख्या घट कर मात्र एक सिंगल रेजिमेंट में सीमित रह गई है। इंडियन आर्मी में गोरखा सोल्जर की भर्ती न होने की एकमात्र वजह है अग्निपथ स्कीम। बीते साल जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो इसका उद्देश्य इंडियन आर्म फोर्सेस को और यंग बनाना था। इस स्कीम के अगेंस्ट जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। दरअसल इस स्कीम के अनुसार चुने गए कैंडिडेट में मात्र 25% कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा, बाकी 75% को जो है वो बाहर किया जाएगा। इस नियम को नेपाली सरकार 1947 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन मानती है और मानना भी चाहिए, और ये सही भी है। नेपाली सरकार के अनुसार न ही आर्मी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाने के पहले उनसे कुछ एडवाइस मांगा गया और न ही उन्हें इन्फॉर्म किया गया। हालांकि नेपाल को चिंता भी है कि 75% सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद छोड़ दिया जाएगा तो कहीं न कहीं उनके देश में एक असुरक्षा का बड़ा कारण बन सकता है। दैट मीन सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि सैन्य परीक्षण लेने के बाद वो बिना नौकरी या पेंशन के क्या करेंगे। तो ये बड़ी चिंता है नेपाली गवर्नमेंट की नहीं, मुझे लगता है ये चिंता पूरे भारतवर्ष की है। इवन भारत के अंदर भी ये बड़ी चिंता है। एक और बड़ा कारण इसके पीछे रिटायर्ड सोल्जर को मिलने वाला पेंशन भी है। नेपाल में गोरखाओं की पेंशन राशि एक अगर नजर डाल दें तो 1,40,000 रिटायर्ड सैनिक हैं, जिनकी लमसम $600 मिलियन इस समय पेंशन है। भारतीय सेना की प्रसिद्ध गोरखा रेजिमेंट में गर्व से सेवा करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों को कहना है कि उनके लिए बहुत मायने रखता है। वास्तव में पेंशन राशि नेपाल के संपूर्ण रक्षा बजट से अधिक है, जो 2023 में लगभग $450 मिलियन के आसपास थे। ऐसे में पिछले 3 सालों से किसी भी गोरखा सोल्जर की भर्ती इंडियन आर्मी में नहीं हुई और अब यह एक चिंताजनक मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि 2021 से अब तक लगभग 12,000 नेपाली गोरखा सोल्जर रिटायर हो चुके हैं। और यह बात पर भी प्रकाश डालता है कि जो कुछ रिपोर्टरों पर आधारित हैं कि चीन ने गोरखाओं को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मतलब PLA में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि पास्ट में इस तरह के प्रस्ताव नेपाल को भेजे गए, लेकिन इस पर कभी विचार नहीं किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक भारत नेपाल संबंध के दायरे में बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने की वजह से उनका स्टैंस बदल सकता है, उनका जो नजरिया है वो बदल सकता है। हालांकि ऐसा होने की संभावना नहीं, क्योंकि इसके लिए नेपाली संसद में कम से कम 2/3 का समर्थन होना चाहिए, जो कि उनको नहीं मिलेगा एग्जैक्टली। तो हमारी राय है कि नेपाल और इंडिया को इस पर बिल्कुल बैठ करके विचार करना चाहिए, और नेपाल इंडिया को ही विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री को, पूरे के पूरे गवर्नमेंट को इस बात को लेकर के गंभीर तरीके से अब चिंता करना चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा और ये प्रक्रिया कैसे आगे ऐसे कैसे कंटिन्यू हो पाएगी। और मुझे लगता है इससे दोनों ही देश को नुकसान पहुंच रहा है और भारत के अंदर स्वयं भी इस स्कीम से नुकसान पहुंच रहा है। बीते दिनों चाहे नेपाल के आर्मी चीफ भारत आए हों या भारत के आर्मी चीफ नेपाल गए हों, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई सोल्यूशन या कोई बात अभी तक हुई भी है। तो याद रखना चाहिए कि गोरखा सोल्जर्स ने हमें कई जंगें जिताई हैं
और हर गोरखा बटालियन 60% हिस्सा गोरखा सोल्जर से ही होता है। दैट मीन उनमें ज़्यादातर गोरखा सोल्जर ही आते हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी हम एक बात करते हैं कि हाँ जो है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ गोरखा सोल्जर्स के लिए भी अगर कुछ प्रस्ताव आएँ, कुछ नई चीज़ें आएँ जिससे उनकी समस्या का हल मिले, उन्हें एक पॉजिटिविटी मिले, तो जल्दी मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी में गोरखा सोल्जर्स की भर्ती होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है देश के लिए भी और ऑब्वियसली गोरखा सोल्जर्स के लिए भी। तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन है लगातार मैं आपके सामने लाता हूँ और जानकारी कैसे लगती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताया करिए। मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि अगली जो क्वेरी आपके जहन में हो, किसी भी तरह का डाउट संशय फौज से जुड़ा हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करिए। मैं कोशिश करूँगा उस मुद्दे पर लेकर के फिर से आपके सामने कोई विचार हाजिर हूँ और आपका कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी पूरी तरह से क्लियर कर सकूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका क्या सुझाव है इस चीज़ को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और इसी क्रम में हम इन चीज़ों के ऊपर पुख्ता आवाज़ उठाते रहेंगे और बढ़ चढ़ के बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।